फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। इसमें क्या माना गया है कि जनता के पास जितना पैसा है वो सब कुल मिलाकर मनी सप्लाई कहलाता है। द टर्म पब्लिक signifies the money using sector, individuals and businessmen firms. It does not include money creating sector, government and banking system, as cash balance held by them do not come into the actual circulation in the money. It is a stock concept. It is concerned with particular point of time. कि यानी मनी सप्लाई के इसमें क्या फीचर्स बताए कि इसमें सिर्फ एक ही बात बताई कि जनता के पास, पब्लिक के पास जितना पैसा है वो क्या है, मनी है। इसमें बैंकों के पास जितना है, गवर्नमेंट के पास जितना है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यहाँ पर मनी सप्लाई के मेजर्स अलग अलग बताए हैं, M1, M2, M3, M4। तो सब में क्या क्या इंक्लूड है ये ध्यान रखना है हमको कि टिल 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड ओनली द नेरो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। यानी 1967-68 तक RBI एक नेरो मेज़र इसका अपना एक्सेप्ट करती थी, यूज़ करती थी। बट सिंस 1977 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई हैव बीन इन्वॉल्व्ड, M1, M2, M3, M4। तो देखो M1 में क्या आता है, is the first and basic measure of money supply. It is also known as transaction money, as it can be directly used for making transactions. M1 में शामिल है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यानी जनता के पास जितना भी पैसा है, चाहे वो करेंसी हो चाहे कॉइन्स हो, प्लस डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स में जितना पैसा जमा है वो, प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई के साथ जितना जमा है आरबीआई के पास पैसा वो। तो कुल मिलाकर इन तीनों को ऐड किया तो वो हमारा पहला कहलाएगा मेजर में M1। करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, इसका क्या मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। रिमेंबर, एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक की बात हो रही है कि पब्लिक के पास जितना भी पैसा है, चाहे वो नोट के रूप में हो, चाहे कॉइन्स के रूप में हो, चाहे बैंक में उसके जमा के रूप में हो, वो सब कहलाए सा आएगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो पैसा जमा है वो इस M1 में नहीं आएगा। इट इंक्लूड्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 10, 5, 2, 1। अपनी कंट्री में अभी ये 4 कॉइन्स चल रहे हैं, 10 का, 5 का, 2 का और 1 का, इसमें शामिल है। एंड पेपर नोट्स ऑफ 2000, 500, 100 और भी इससे नीचे के नोट चलते हैं वो। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्लैट मनी, फिएट मनी। करेंसी मनी को क्या कहा जाता है, फिएट मनी। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी which under the fiat or order from government to act as money, कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार मनी के रूप में काम आती है वो सब कहलाती है फिएट मनी। अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेब्ट्स, जिसको हम हर तरह का डेब्ट चुकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। ध्यान रखेंगे, फिएट मनी को ही लीगल टेंडर मनी कहा जाता है, एज इट कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशंस। क्यों इसको लीगल कहा जाता है, क्योंकि हम किसी भी डेब्ट को चुकाने के लिए कानूनी रूप से सिक्के और नोट को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, इसका दूसरा पॉइंट है। M1 में 3 पॉइंट है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, पब्लिक। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यानी जनता का जो पैसा बैंक में जमा है हम जब भी चाहे उस पैसे को स्लिप भरकर या चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है which can be encashed by issuing check at any time by the account holder। डिमांड डिपॉजिट वो अमाउंट है जो उसके खाते में जमा है और वो किसी भी समय अपना चेक इशू करके उसको विड्रॉ कर सकता है। ये डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी held as it readily accepted as a means of payment।
कि डिमांड डिपॉजिट्स को किसके रूप में माना जाता है, जैसा जनता के पास कैश है उसी रूप में डिमांड डिपॉजिट माना जाता है। जैसे सपोज़ करो मेरे पास 50,000 कैश पर्स में है और 50,000 बैंक में है, तो दोनों को सेम माना जाएगा क्योंकि पैसे तो दोनों मेरे ही हैं। मैं अपना पर्स में जो कैश है उसको मैं कभी भी खर्च कर सकती हूँ, किसी को दे सकती हूँ। तो इसी तरह से बैंक में जो पैसा है मैं उसको चेक से निकाल कर, स्लिप भर कर, कैसे भी कभी भी खर्च कर सकती हूँ। किसी को देना है तो मैं उसका चेक काट कर दे दूँगी। तो दोनों को सेम माना जाता है डिमांड डिपॉजिट। तीसरा M1 का कंपोनेंट है अदर डिपॉजिट विद RBI। RBI के पास जो डिपॉजिट जमा है वो, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड विद RBI ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एट्सेट्रा। इन सब का पैसा IMF, वर्ल्ड बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या फॉरेनर्स, इनका पैसा जो RBI में जमा है वो भी M1 में शामिल होगा। However, it does not include deposit with Indian government and commercial bank with RBI। अब इसमें गवर्नमेंट का पैसा शामिल नहीं है कि गवर्नमेंट के पास खुद जो है, प्लस कमर्शियल बैंकों ने जो RBI को दे रखा है वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ RBI का वो पैसा शामिल है जो गवर्नमेंट ने RBI में जमा किया है, जनता का RBI के पास है, IMF, म्यूचुअल फंड, इनका जो RBI के पास है वो। तो पहला कंपोनेंट था मेजरमेंट M1। M1 में 3 चीज़ें आई। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी जनता के पास जितना भी पैसा है, चाहे वो कॉइन्स के रूप में है चाहे नोट्स के रूप में। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स आया, यानी जनता का जो पैसा बैंकों में जमा है, कमर्शियल बैंक में, वो जिसको वो कभी भी चेक के थ्रू निकाल सकता है। तीसरा पॉइंट है अदर डिपॉजिट विद RBI। RBI के पास डिपॉजिट होना, RBI के पास गवर्नमेंट का पैसा होना, फॉरेन बैंकों का पैसा होना, IMF का पैसा होना, वर्ल्ड बैंक का पैसा होना या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा होना। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के पास खुद का जो पैसा है, खुद ही के पास है, वो नहीं शामिल होगा। कमर्शियल बैंकों ने जो RBI में रखा है वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। यह आपका पॉइंट था M1। इसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा M2। M2 में क्या क्या शामिल है? इट इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। देखो जैसे जैसे M1, M2, M3 पे जाएंगे बड़ी होती चली जाएंगी। M1 में 3 चीज़ें शामिल हैं। M2 में इट इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कम्पेयर्ड टू M1। M1 से ज़्यादा बड़ी टर्म है। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। यानी M2 में क्या शामिल है? M1 तो पूरा है ही, यानी M1 के तीनों पॉइंट शामिल हैं, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो पैसा है वो भी M2 में शामिल हो गया। यानी M2 में कितने कंपोनेंट हो गए? 4। M1 वाले 3 प्लस पोस्ट ऑफिस का पैसा 4 हो गए। अब इसके बाद आया M3। M3 में दिस कॉन्सेप्ट इज़ ब्रॉडर एज कम्पेयर टू M1 इन एडिशन टू M1, यानी ये भी M1 से बड़ी है कि M1 तो इसमें शामिल है ही, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, यानी बैंकों के पास जो टाइम डिपॉजिट FDs है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही वो पैसा आपको विड्रॉ करने को मिलेगा, वो इसमें शामिल है। M1 में क्या था? डिमांड डिपॉजिट था कि सामान्य सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है जिसको हम कभी भी चेक से निकाल सकते हैं, वो पैसा शामिल था। FD वाला पैसा कहाँ आ जाएगा? M3 में। M3 में M1 का भी पॉइंट है, प्लस जो आपके FDs हैं वो भी शामिल है। M4 में क्या है? M3 है। M3 के साथ साथ M1, M3 दोनों हो गए, तो M4 में M3 भी है, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी M2 का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो प्लस M3 दोनों को मिलाया तो बन गया M4। ये वीडियो आप कब अच्छे से समझ पाओगे? जब चैप्टर को सामने रखोगे, बुक को सामने रखो, पढ़ो लाइंस को, वीडियो को पॉज भी करते जाओ, ज़रूरत के हिसाब से स्टार्ट करो, पॉज करो, पढ़ो, तभी आपको ये वीडियोस समझ में आएंगे। तो किस में क्या क्या शामिल है? ये 4 कंपोनेंट है, मेज़रमेंट है मनी के, M1, M2, M3, M4, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं?
कि द फोर मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटी विद M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड एंड M4 बीइंग द लीस्ट लिक्विड। कि लिक्विडिटी बताते हैं, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है और M4 सबसे कम लिक्विड है। यानी लिक्विड में कैसे कैश में कन्वर्ट हो सकता है, M1 तुरंत कैश या कैश में कन्वर्ट हो सकता है, M4 सबसे लास्ट में। M3 is widely used as a measure of money supply and it is also known as aggregate monetary resources of society। M4 को सबसे बड़ा माना, M3 को, और उसको एक नाम दिया aggregate monetary resources of society। M1 and M2 generally known as narrow money supply concept। M1 और M2 को narrow माना, छोटा माना, संकीर्ण माना, whereas M3 and M4 are known as the broad मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट। चार कॉन्सेप्ट हैं, चारों में M1 और M2 को नेरो और M3 और M4 को ब्रॉड माना। ये चैप्टर आपका छोटा है, आज ही कंप्लीट हुआ। मैं इसके नोट्स भेजूँगी, देन आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ओके।